रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में तो हम सब ने सुना है ना? पर असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आज हम बात करेंगे उन दो कानूनों की जिन्होंने, आप कह सकते हैं, चुपचाप भारत में ब्रिटिश राज की पूरी बुनियादी बदल दी। तो चलिए इस थोड़ी कम सुनी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1773 का इतना बड़ा एक्ट लाने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को तुरंत, मतलब फौरन ही सुधार करने पड़ गए। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई होगी, है ना? बस इसी सवाल का जवाब हमें उन दो अहम कानूनों तक लेकर जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी टक्कर से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 1773 के एक्ट ने जाने अनजाने में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दो सबसे मजबूत पिलर्स को ही आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट का इरादा तो अच्छा था, कंट्रोल लाना, लेकिन हुआ क्या? इसने एक नहीं बल्कि कंट्रोल के दो दो सेंटर बना दिए। और नतीजा, सत्ता के लिए एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया कि अगर इसे जल्दी नहीं सुलझाया जाता तो समझिए कि भारत में पूरा का पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही ठप पड़ जाता। तो ये टकराव था किसके बीच? एक तरफ थे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल, जिनका काम था भारत को चलाना, और दूसरी तरफ कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, जो अपने कानूनी दायरे से बाहर निकलकर सरकार के लगभग हर काम में दखलंदाजी करने लगा था। ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई थी कि असली बॉस कौन है। अब इस बढ़ते हुए झगड़े को तो रोकना ही था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक इमरजेंसी हल निकालना पड़ा, और वो हल था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये पुराने एक्ट को सुधारने आया था। तो इस कानून ने किया क्या? बहुत सीधी सी बात है, इसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, भाई आपका दायरा सिर्फ कलकत्ता है, पूरा हिंदुस्तान नहीं। फिर गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को उनके सरकारी फैसलों के लिए कोर्ट से पूरी तरह इम्यूनिटी मिल गई, मतलब अब उन पर कोई केस नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू यानी टैक्स वसूली जैसे जो सबसे नाजुक मामले थे, उन्हें कोर्ट के हाथ से ही ले लिया गया। साथ में यह भी जोड़ा गया कि भारतीय मामलों में यहाँ के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। और नतीजा ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी यानी सरकार और कोर्ट के बीच की वो जो जबरदस्त खींचतान चल रही थी, वो खत्म हो गई। शक्तियों का ये साफ साफ बंटवारा ब्रिटिश इंडिया में वो स्टेबिलिटी, वो स्थिरता ले आया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। समझिए, एक बहुत बड़ा संकट टल गया। पर जैसे ही भारत के अंदर की ये आग ठंडी हुई, लंदन में एक दूसरी ही चिंगारी सुलगने लगी थी। और इस बार लड़ाई किसी और के बीच नहीं, बल्कि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी और उसे बनाने वाली ब्रिटिश सरकार के बीच थी। जरा सोच कर देखिए इस सिचुएशन को। एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है जो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत कर रही है, और लंदन में बैठी सरकार को यह महसूस हो रहा था कि उनकी अपनी ही बनाई हुई ये कंपनी अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब ये सिचुएशन कोई भी सरकार भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तो इसी नाजुक हालात को संभालने के लिए ब्रिटेन के उस वक्त के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट एक बहुत ही पावरफुल कानून लेकर आए, और इसी कानून को हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से। इस एक्ट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी कदम था एक नई बॉडी बनाना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये लंदन में बैठी एक सरकारी संस्था थी, और इसका सिर्फ एक काम था, कंपनी के हर पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू से जुड़े फैसले पर नजर रखना और उसे कंट्रोल करना। सीधे सीधे कहें तो ये कंपनी के ऊपर एक सुपर बॉस बिठा दिया गया था। अब सवाल यह है कि ये किया कैसे गया? बहुत ही चालाकी से। इस एक्ट ने कंपनी के कामकाज को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक तरफ थे कमर्शियल मामले, मतलब व्यापार, जो कंपनी का असली काम था, वो अभी भी कंपनी के डायरेक्टर्स ही देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ थे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले, यानी शासन से जुड़े सारे बड़े फैसले, और ये सारे फैसले अब नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गए। इसी को डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की शुरुआत भी कहा जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब भारत से जुड़े आखिरी फैसले कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार लेगी। और इन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भारत में बैठे गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, ताकि वो लंदन से आए ऑर्डर्स को बिना किसी रोक टोक के लागू करवा सके। तो पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ एक और कानून नहीं था, या सिर्फ एक सुधार नहीं था। ये तो भारत में ब्रिटिश रूल के कैरेक्टर को, उसके पूरे के पूरे चरित्र को हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। असल में ये वही पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी कानूनी तौर पर एक शासक से घटकर एक मैनेजर बन गई,
जिसका असली बॉस लंदन में बैठा था। हाँ, ये सच है कि कंपनी का राज अभी कई दशकों तक और चला, लेकिन ये कंपनी राज के ताबूत में ठोंकी गई पहली और शायद सबसे जरूरी कील की। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। 1773 में कंट्रोल की पहली कोशिश, 1781 में अंदर के झगड़ों को सुलझाना और फिर 1784 में सरकार का सीधा कंट्रोल स्थापित कर लेना। ये सारे कदम एक ही मंजिल की तरफ जा रहे थे, और वो मंजिल थी 1858, जब कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्या 1781 और 1784 की ये एक्ट्स सिर्फ उस वक्त की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए लाए गए सुधार थे, या फिर ये भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को और भी ज्यादा कसने के लिए एक बहुत सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा थे।